सेकुलरिज्म होने के लिए आपको भी पहले अपने को सेकुलर बनाना होगा। इस तरफ वाले भी हैं जो आपको भक्त या आपको कुछ ना कुछ चमचे। आज का माहौल बहुत खराब हो गया है। हमने आदाब को अस्सलाम वालेकुम बना दिया और उन्होंने राम राम को जय श्री राम बना दिया। कि रीढ़ की हड्डी का रोल सेकुलर सियासत में मुसलमानों का एज ए कम्युनिटी रहा है। भाजपा से मुसलमानों का ताल्लुक कायम नहीं होना चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता किसी ने ताल्लुक कायम किया तो या तो उसको दीन से बाहर कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने लीडर एक हिंदू को ही माना। मुसलमान समझने लगे कि हमारे बिना तो ये चल ही नहीं सकती सरकार। ये गलत फहमी थी। आजकल हिंदुस्तान में एक डर है कि यार एक मुसलमान पार्टी बनेगी तो फिर पार्टीशन कर देगी, कि अगर हाथ बढ़ाया जाएगा तो हाथ पकड़ने को तैयार है। वो तंग आ चुका है। 24% मुसलमानों ने मोदी जी को प्रेफर किया है टू कंटिन्यू एंड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भाभी का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, कोई बेचारा खड़ा हुआ ठेले पे कोई बिरयानी बेच रहा है। ये जाहिली लोग कर सकते हैं जिनको मालूम नहीं कि बाबा कितने जबानों में क्या क्या मतलब है उसका। आप मेरा हाल मेरे मुल्क में पूछेंगे, उन इलाकों में जहाँ मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, क्या वो सेकुलर हैं? मीटिंग ऑफ माइंड्स के सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपके स्क्रीन पर हैं। आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, दिली गुजारिश करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करिए। कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, ह्यूमन कॉज के लिए सच और सच्चाई की बात करना चाहता हूँ, जितने लोगों तक पहुँच पाऊँ। भाई और बहनों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को ला रहा हूँ जिसका खानदान, जिसकी विरासत, जिसकी लेगेसी फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी। इनके दादा तसद्दुक शेरवानी साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मुल्क के पहले वजीर आज़म और फ्रीडम स्ट्रगल के वो सिपाही जिनकी सिपाहगरी के बगैर शायद हिंदुस्तान की आज़ादी की उस मंजिल तक हम न पहुंच पाते जहां तक हम पहुंचे। आज उनके पोते, उनके ग्रैंडसन सईद मुस्तफ़ा शेरवानी साहब मेरे साथ हैं। इनको जब मैं देखता हूं और इनके ख़ानदान पर जब नज़र डालता हूं तो मुझे बहुत सी बातें याद आती हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम माशरे में चंद ऐसे ख़ानदान हैं जिन पर हिंदुस्तान का मुसलमान उनके किरदार की वजह से, उनकी निस्बत की वजह से, फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने जो हिस्सा लिया और जो किरदार निभाया, उसकी वजह से उनकी एक मुमताज़ हैसियत है, एक मुनफरिद हैसियत है, एक यूनिक उनकी आइडेंटिटी है। इनके दादा वो शख्सियत हैं जिन्होंने 1937 के इलेक्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता। ये ख़ानदान यूनाइटेड इंडिया के लिए आखिरी वक्त तक लड़ता रहा, जूझता रहा। आज उसी विरासत के विरासतदार मेरे सामने सईद शेरवानी साहब हैं। सईद साहब, मैं आपका बहुत इस्तकबाल करता हूँ, आपका खैर मक़दम करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब बुलाने का। सईद साहब, मैं कुछ आपसे ऐसे मुद्दों पे बात करूँगा जिससे कि आज का जो हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज है उसमें क्या वो स्ट्रेंथ्स हैं जो आपको लगता है कि उनको और प्रमोट करने की ज़रूरत है, और क्या वो कमज़ोरियां हैं जो समाज को आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रुकावट बन रही हैं। स्ट्रेंथ बताइए मुझे। डॉक्टर साहब, ये बड़ा रेजिलिएंट कौम है और इसमें हर तरह का टैलेंट है। अगर आप देखें जिन लोगों ने सक्सेस, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, स्पोर्ट्स हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो बिजनेस हो, और प्रोफेशनल्स जो बाहर जाते हैं और जो जा चुके हैं, जिन्हें मौके मिले हिंदुस्तान में या बाहर, चाहे वो दुबई हो या इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, उन्होंने बड़ा नाम कमाया है और बड़ा अपने टैलेंट के वजह से एक अपनी अच्छी ज़िंदगी बिताई है। तो मैं समझता हूँ कि इसके पास वो सब कुछ है। और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना अच्छा है, कॉलेज के लेवल का, स्कूल के लेवल का, कि अगर आप उससे निकले हों तो वैसे ही मैं समझता हूँ आप +1 होके बाहर डिग्री लेने जाते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर अब इतनी शानदार यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। बिल्कुल, हमारी IITs, हमारी IIMs। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ दूसरा जो आपने कहा वीकनेस की बात, कि हमारे कौम को मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियादारी की तालीम की बहुत ज़रूरत है।
मैं जानता हूँ कि बहुत कुछ मदरसों के बारे में कहा गया है और बड़ा एक लोगों को ख्याल ये होता है कि मदरसों में कट्टरपंथी ज़्यादा। मैं समझता हूँ उसका एक बोर्ड बनना चाहिए जिसमें इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो। आप मजहबी तालीम ज़रूर दीजिए, कोई उसको मना नहीं करता, बट सही तालीम दीजिए, साथ में सबके रहने की तालीम दीजिए और एक सेकुलर जो है असली इस्लाम उसकी तालीम दीजिए और साथ साथ पढ़ाइए जिससे कि उसके निकला हुआ लड़का मेन स्ट्रीम या लड़की मेन स्ट्रीम में जा सके। मैं दो चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। एक तो ये कि जैसे अभी आपने कहा कि मदरसों को आप दरमियान में लाए अपनी गुफ्तगू में, और मदरसा मॉडर्नाइजेशन की आपने बात की। 1993-94 में जब नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी और लेट माधवराव सिंधिया जो है वो मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उस ज़माने में मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए से। और उस स्कीम में ये था कि वो एस्टेब्लिश्ड मदारिस हिंदुस्तान भर में, किसी स्टेट सेंट्रिक स्कीम नहीं थी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, इन तीन के टीचर जो ये मदरसे रखेंगे वो मदरसे जो रिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं। करेक्ट। तो उसमें उस वक्त 12,000 रुपए महीने की फैसिलिटी दी गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक सिंड्रोम रहा है, एक फियर साइकोसिस रही है मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस के चलाने वालों में, क्योंकि वो इंडिविजुअल सेंट्रिक या फैमिली सेंट्रिक या एंसेस्टर सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस रहे हैं। तो वो एक मोनोपोली का जो एक मिजाज होता है ना, कंट्रोल कहीं थोड़ा सा मेरे हाथ से निकल ना जाए और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा तो कुछ ना कुछ तो हमारे हाथ से निकलेगा। तो उस स्कीम को उस तरह से कम्युनिटी ने और मदरसों के चलाने वालों ने नहीं लिया। लिहाजा स्कीम गवर्नमेंट की जब से चल रही है, कल भी थी, आज भी ये स्कीम मौजूद है, उसकी शक्लें बदली हैं, लेकिन स्कीम कभी किसी भी रजीम में विड्रॉ नहीं हुई है। दूसरी चीज़ मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेंथ की बात जब मैंने आपसे की, बचपन में मेरे पुरानी दिल्ली से मेरा ताल्लुक़ है। पुरानी दिल्ली में किसी भी अच्छे स्कूल में जाने वाले मुस्लिम बच्चों की तादाद नेग्लिजिबल से भी ज़्यादा कम। आज सही साहब, आप किसी भी मुस्लिम बस्ती के पास सुबह 6 बजे जाके खड़े हो जाइए, आपको सैकड़ों की तादाद में आज पेरेंट्स मिलेंगे जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, अच्छे स्कूल में यूनिफॉर्म पहना के बच्चों को भेज रहे हैं, पेट काट रहे हैं, मगर एक रियलाइजेशन हो गया है कि एजुकेशन इज ए मस्ट। बहुत अच्छा। और एक बहुत बड़ी तब्दीली जो थॉट प्रोसेस में मुस्लिम कम्युनिटी की आई है वो ये है कि बीच में लोग कहते थे साहब नौकरी तो मिलती नहीं ना, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन ये एक दूसरे से, इनमें वो जो पहले एक ट्रेडिशनल जोड़ लेके चला जाता था अब नहीं है। अब कम्युनिटी ये समझती है कि एजुकेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, इनिशिएटिव के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, कुछ फ्रेश सोचने के लिए, दुनिया में अपने आप को कोई जगह बनाने के लिए अब एजुकेशन उधर ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पर ही हैं। मैंने ये सारी बात इसलिए की कि आपकी शख्सियत के बहुत सारी डायमेंशंस हैं। एक आपकी शख्सियत का पहलू एंटरप्रेन्योरशिप का है। मैं जिन मुस्लिम फेसिस को यहाँ बुला रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं हर ऐसे शख्स को बुलाऊं तो कहीं ना कहीं जिसकी ज़िंदगी जो है वो हमारे बच्चों के लिए एक नज़ीर हो, एक एग्ज़ाम्पल हो, जिसमें से उनको कुछ मिले, कुछ सीखें और उस तरह का बनने की या उससे और बेहतर बनने की कोशिश करें। एक एस्पेक्ट है कि भाई गवर्नमेंट की नौकरियां, गवर्नमेंट की मुलाजमतें। एक चीज़ है कि अपने अंदर सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पैदा करना, खुद सोचना, खुद खोदना, खुद बोना, खुद पैदा करना। ये बात ठीक है कि आप एक रिच ख़ानदान से आप आते हैं, आपको रिसोर्सेज का क्रंच आपके साथ में नहीं रहा, आपको और आपकी कनेक्टिविटी सारी अपनी जगह है, लेकिन इस सारी चीज़ों में बहुत से ख़ानदान है, बहुत से लोग। वो ज़रूरी तो नहीं है कि कोई शख्स जो है वो रिच ख़ानदान से हो तो यकीनी तौर पे वो कोई बहुत बड़ी चीज़ खड़ा कर लेगा। तो हमने ये देखा कि आपकी ज़िंदगी में आपने चेन ऑफ होटल्स बनाए,
आप एजुकेशन में भी काम करते हैं, आप कम्युनिटी वर्क में भी एक्टिव हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी कहीं ना कहीं अपने तरीके से आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो एक बड़ा फैला हुआ आपका करैक्टर है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में मैं ये सारी चीज़ें जोड़ रहा हूँ। मैं एंटरप्रेन्योरशिप में खाली बिजनेस नहीं जोड़ रहा, मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं जोड़ रहा, मैं उसका एक होलसम व्यू ले रहा हूँ उसमें जो है। तो मुझे ये बताइए कि आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी, उसके तजुर्बात और उसकी कामयाबियाँ किस तरह से आप इनको ट्रांसलेट करना चाहेंगे उस जनरेशन में, उन बच्चों में, उस नस्ल में जो कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों को देखना भी चाहती है, आपसे सीखना भी चाहती है और आपसे कुछ समझना भी चाहती है। क्या समझाना चाहेंगे आप? खैर साहब, आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगा, और लंबा सवाल पूछा है। मैं आपको इतना बता दूं, ये बात बिल्कुल सच है कि मेरे वालिद इंडस्ट्रियलिस्ट थे जी, और जीप बैटरीज जी। टॉर्चेस बहुत बड़ी कंपनी बहुत थी बड़ी उस वक्त। कंपनी थी, बड़ा नाम था उसका। मगर मुझे ये मालूम था कि मैं तीसरा नंबर का भाई हूँ। हम्म। और जैसे कि ख़ानदानों में होता है कि मैं उसका कभी मालिक नहीं बन सकता, मैं अपने भाइयों के लिए काम कर सकता। अच्छा, और मुझे अपने भाइयों के लिए काम नहीं करना था, मुझे अपने लिए काम करना। वाह। इसलिए ना तो मैं किसी और के लिए भी काम करूं, हम्म। क्योंकि अपना काम करने में जो आज़ादी होती, चैलेंजेस भी होते हैं, एक डर भी होता है कि भाई ना कामयाब रहे, मगर एक स्प्रिंग बोर्ड था जी। फैमिली का बैकग्राउंड की वजह से, एक स्प्रिंग बोर्ड ज़रूर था। और मैं इलाहाबाद छोड़ के दिल्ली आया। मैंने जी। दिल्ली में और बीकॉम कर रहा था, बीकॉम छोड़ के जीरो सेशन हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। जी। मैंने होटल मैनेजमेंट का कभी ख़ानदान ने कभी सोचा नहीं था। मैंने होटल मैनेजमेंट किया यहाँ IHM पूसा से जी। और उसको करने के अनफॉर्चुनेटली सेकंड ईयर में मैं था कि मेरे वालिद का इंतकाल हार्ट अटैक से हो गया। वो सिर्फ 59 ईयर्स के थे और एकदम से ज़िंदगी बदली। मुझे अमेरिका जाना था पढ़ने के लिए, मगर फिर मेरी अम्मी ने कहा कि अब शायद वहाँ ना जाओ, तुम यहीं है, बस अपना बिजनेस शुरू करो। तो छोटे से एक घर ही था, उसमें सुंदरनगर में होटल शुरू किया। सबसे पहले मैं ये कहूँगा उन लड़कों से, लड़कियों से कि आप वो चीज़, काम ज़रिया आमदनी बहुत ज़रूरी है जी, मगर सिर्फ आमदनी के लिए अगर आप काम करेंगे तो बोर हो जाएंगे और शायद वो दिल से नहीं कर पाएंगे और अपने पूरे टैलेंट को नहीं लगा पाएंगे जो आप में है। जी। पहले आप अपना इंटरेस्ट पहचानें कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। कई बार माँ बाप पॉज करते हैं बच्चों को, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम वकील बन जाओ। उसका ज़हन नहीं है उस तरफ, उसकी दिलचस्पी नहीं है तो नहीं करना चाहिए। माँ बाप भी इसलिए करते हैं क्योंकि शायद उन्हें ये ख्याल होता है कि हम खुद वकील हैं या डॉक्टर हैं तो हम मदद कर देंगे, बिल्कुल। बच्चे को थोड़ा सा पुश मिल जाएगा। मगर अगर उसकी तबीयत नहीं है काम, तो वो काम में आप सक्सेसफुल होना मुश्किल। सही। आपका दिल लगा के वो काम पसंद आना चाहिए। रोज सुबह उठ के ये नहीं हो आज फिर ऑफिस जाना है या आज फिर काम पे जाना। आप उठें कहें आज मजा आएगा काम पे जाने पे। तो आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि एक ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ पाया जाता है जिसमें अब्बा मियाँ ये चाहते हैं कि बेटे मियाँ वो करें जो मैं करता रहा हूँ, या जो मैं उनसे कहूँ वो करें। तो जो इनिशिएटिव है बुनियादी चीज़, अगर आप इनिशिएटिव को किल कर देंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके अंदर कभी आएगी नहीं। मैं जो समझा हूँ आपकी बात से वो ये है कि आपका फोकस इस चीज़ पर है कि हम अपनी जनरेशन एक फ्रीडम दें, फ्रीडम ऑफ थॉट भी दें और फ्रीडम ऑफ एक्शन भी दें, और हम इसको न सिर्फ ये कि उसको प्रमोट करें बल्कि हम इसमें जितना भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं उनको मॉरली साउंड करने में, उनको कॉन्फिडेंस देने में, रिसोर्सेज भी देने में हमें अपने आप को उस तरफ ले जाना चाहिए। न कि हमारे यहाँ जो एक माहौल है कि डिक्टेशन का और कहीं कहीं तो डिक्टम का माहौल है कि उसके ऑप्शन ही नहीं है कि आप कुछ उसके आगे भी सोच सकें जो अब्बा चाह रहे हैं या जो घर के लोग चाह रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और आपने जैसे अपनी ज़िंदगी के बारे में हमको बताया कि आपने कहा कि मैं तीसरे नंबर का भाई था तो वो जो जिस इनिशिएटिव की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ और उस इनिशिएटिव से जो कामयाबी आपने अपनी मेहनत से, अपनी मशक्क़त से, वालिद बुजुर्गवार के इंतकाल के बावजूद, इस ज़ख्म के बाद भी आपने अपने आप को खड़ा किया। मैं समझता हूँ कि आपने वो मैसेज हमारे
नौजवान बच्चों को और बच्चियों को दे दिया जिसकी ज़रूरत है। थोड़ा सा आगे बढ़कर ये बात करते हैं कि ज़िंदगी को बनाने के लिए जहाँ फैमिली का रोल है, फ्रेंड सर्किल का रोल है, आपके जो सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं उसका रोल है, एजुकेशन का रोल है, टीचर्स का रोल है, कहीं बीच में सरकार भी आती है, सरकार की स्कीमें भी आती हैं। मैं अगर किसी भी दौर को देखूं, हर दौर में हर सरकार ऐसी स्कीमें लॉन्च की हैं जो यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, चाहे प्लॉट्स के देने की बात हो, चाहे सब्सिडी देने की बात हो, चाहे लोन्स की बात हो, चाहे लाइसेंसिंग की बात हो, ये हर दौर में रहा है। इधर पिछले 10-11 सालों में भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो लॉन्च हुई हैं जिसका के फ़ायदा उठाना चाहिए। 50,000 भी आज लोन के मिल रहे हैं, तो 50 करोड़ की भी स्कीमें जो हैं वो चल रही हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में स्कीम्स होने के बावजूद ऐसा क्यों होता है सही साहब कि जो फंड्स अलॉट होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को या उन इंस्टीट्यूशंस को जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एफिलिएट्स हैं या उसके मातहत चल रहे हैं, उनके फंड्स तक पूरे यूटिलाइज नहीं हो पाते। और आपको ताज्जुब होगा सुनकर, और दर्शकों को भी ताज्जुब होगा, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। बारहा ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आती है उस ग्रांट का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होता, पैसा बच जाता है, पैसा वापस जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, न सिर्फ ये कि वो कंज्यूम कर लेती हैं, बल्कि वो गवर्नमेंट ऑफ द डे से और पैसा मांगती हैं और स्कीम्स को लेके आती हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो क्या आपको कमी महसूस होती है? दो बातें मैंने आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि स्कीम्स के बावजूद हम उनको टैप नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ एक ऐसे कहना चाहिए कि एक ऐसे सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें लोगों तक स्कीम पहुँचे, ताकि लोग उनको स्कीम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर आपने तो शायद दोनों वाइस चांसलर्स को यहाँ बुलाया था, हमारे पुराने मगर मैंने ये सवाल उनसे नहीं किया, अलीगढ़ के, तो मैं समझता हूँ वो इस पे बेहतर होता कि आप उनसे ज़रूर पूछते कि वो क्या वजह है। बट आप जो कह रहे हैं मैं पहली दफ़ा नहीं सुन रहा। जहाँ तक ये कम्युनिटी की बारे में कि जो कम्युनिटी की माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्कीम्स आई हैं पिछले गवर्नमेंट में, और आप कह रहे हैं 10 सालों में आई हैं, वो उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? एक, क्यों सोचते हैं कि शायद इसका कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होगा, हमें तो मिलेगा नहीं, हमें तो कोई रखेगा नहीं। ये एक पेसिमिज्म, ये पॉलिटिकल क्लाइमेट की वजह से है। जो आज के एक चेंज जो बहुत बड़ा आया है वो ये है कि आज सोशल मीडिया ऐसा हो गया है कि हर बात के फ़ोन में रोज़ सुबह खबरें जायज़ हैं नाजायज़ हैं, सही हैं गलत हैं। अब उसका कोई AI से बना हुआ है या कोई ताकतें इसको जानबूझ के डाल रही हैं इधर की उधर की। सोसाइटी हर वक्त डिस्टर्ब रहती है। और ख़ास तौर से एक जो इस्लामोफोबिया मैं देखता हूँ, मैं अपने आप को एक लिबरल एजुकेटेड इंटेलिजेंट मुसलमान समझता हूँ, और होने के नाते मैं अपनी कौम की कमियां भी जानता हूँ, सही, और समझता हूँ। और मुझे कहने में कोई इसमें डर नहीं है, सही, कि सेकुलरिज्म होने के लिए आपको भी पहले अपने को सेकुलर बनाना होगा, तब आप दूसरों से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो सेकुलर रहें। वो सिर्फ एक हिंदू कौम क्योंकि मेजॉरिटी है, सिर्फ उनकी ड्यूटी नहीं है। भारत में ये सबकी ड्यूटी। बहुत अच्छी बात करें। और इस ड्यूटी को रद्द करते हुए अपने अंदर देखने की जरूरत है। बिल्कुल। मैंने ये देखा है इंडिया में, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ, कि जब कोई मुसलमान टैलेंट में बाहर आता है, निकलता है, जैसे मैंने कहा आपको कि जब वो फिल्म में हो, म्यूजिक में हो, स्पोर्ट्स में हो, तो उसकी इतनी वाहवाही होती है, इतनी वाहवाही होती है कि लगता है कि पता नहीं क्या कराया, और भी तो कर रहे हैं, ऐसे उसको क्यों कहा जा रहा है। बिल्कुल। मगर उसी तरह से जब कुछ गलत होता है तो पूरी कौम को ऐसे खदेड़ा जाता है कि जैसे कि एक आदमी की नहीं, सबकी पूरे कौम की स्वीपिंग पोजीशंस नहीं दी जानी चाहिए। तो ये इस हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है।
देखिए 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम जी, और 80 करोड़ करीब या ज़्यादा हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं। उनमें से कई क्रिमिनल्स भी हों, बिल्कुल। उनमें से कई जो हैं गलत लोग होंगे, मगर किसी के भी मजहब को, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, सही, आप मजहब को गुनहगार नहीं ठहरा सकते, आप इंसान को गुनहगार बहुत अच्छी ठहराइए। बात कह रहे हैं। और उसके साथ हम खड़े हैं। मैंने जितने भी मुसलमानों से बात करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ तुम्हें खड़े होके गलत को गलत कहना होगा, बिल्कुल ये नहीं देखना होगा कि उसका मजहब क्या है। सही साहब, आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि वो जो एक बात चलती है ना कि जब आप एक उंगली सामने वाले की तरफ करते हैं तो 4 आपकी तरफ उंगली आती है। बचपन से आप भी सुन रहे होंगे, बचपन से मैं भी ये बात सुन रहा हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी में जिससे मेरा और आपका दोनों का ताल्लुक है, अक्सर और बेशतर आपकी बात से भी मुझे लग रहा है, उसी से मैं हिम्मत करके ये आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इस तरह देखने का मिजाज नहीं है, इस तरह देखने का मिजाज है। दूसरे में कमियां ज्यादा तलाश करने का मिजाज है, कमियां अपनी कमियों की तरफ बात करने का भी मिजाज नहीं है। आज जो माहौल मुल्क में सियासी है, समाजी है, उसमें बहुत सारे सवाल इधर भी उठे हुए हैं और बहुत सारे सवालात जो हैं उधर भी उठे हुए हैं। दोनों तरफ सवालात का एक अंबार लगा हुआ है। सवाल कितने किसके सही है ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सवाल उठे हुए हैं। एक डायलॉग का भी एक प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं इन प्लेस है, बहुत से लोग उसमें जुड़े हुए हैं, आप भी उसका एक हिस्सा बने। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये लॉजिक और ये रैशनल क्यों हमारे गले से नहीं उतरती कि जब हम डायलॉग के प्रोसेस में एंगेज होते हैं तो हम पूरी ईमानदारी से वो सब बातें कहें जो कहीं ना कहीं हमारे दिलों को दुखा रही हैं, हमें तकलीफ दे रही हैं, हमारे मजहब की तौहीन जिसमें हो रही है, हमारे जज्बात का जहाँ लिहाज नहीं रखा जा रहा है। आखिरकार ये मुल्क एक घर की तरह है ना, इस घर में तो सब घर वाले ही है ना, कोई बाहर का तो है नहीं। हम सब भाई हैं, हम सब बाप हैं, हम सब माएँ हैं, हम सब बहनें हैं, हम सब दोस्त हैं, हम सब साथी हैं, तो हम हैं तो एक यूनिट बेसिकली। ऐसा क्यों होता है कि हम जब बैठते हैं बातें करने तो मैं आप पर 5 इल्ज़ाम लगा देता हूँ, हो सकता है आपके 5 इल्ज़ाम सही हों, लेकिन खूबसूरती उस दिन पैदा होगी डायलॉग में जिस दिन मैं भी ये कहूँ कि ये 2 बातें हैं ऐसी हैं जो मुझे अपने समाज में ठीक करने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि अगर मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई सारा इस देश का जो सनातन समाज है वो सेकुलर हो और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक एक शिक को एक एक इंच बाय इंच और सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर उसके हिसाब से चले, तो क्या ये बात मुझ पे लागू नहीं होती? ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कब पैदा होगी हमारे यहाँ? और साहब आपने बहुत ही एक अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल किया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस डायलॉग की तरफ लाए कि मैं आरएसएस के लोगों से, इम्पोर्टेंट लोगों से मिल सका, और आप ये काम कर रहे हैं, करना बहुत ज़रूरी है जी। अब बिल्कुल आपने सही कहा, जब मैं पहली दफ़ा मिल के आया और कहीं कुछ अखबारों में खबर आ गई तो दूसरों को क्या कहूँ, 1-2 लोग मेरे ख़ानदान के भी मुझसे नाराज़ हुए कि क्यों जाते हो, क्यों मिलते हो। खैर उस बात को छोड़ के ये सिर्फ एक तरह से एक पार्टी का वो नहीं जोर है कि वही दूसरों को लेबल लगा देता है एंटी नेशनल या ये कह देता है एंटी हिंदू। ये इस तरफ वाले भी हैं जो आपको भक्त या आपको चड्डी वाले या आपको कुछ ना कुछ चमचे या ये इल्ज़ाम लगाने या कोई चीज़। ज़मीन फरोश, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, अब शायद 80 साल के हो गए हैं रिटायर्ड से। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप मिलने गए थे, क्या बात हुई क्या बात हुई? तो मैंने कहा साहब वो जो भी बात हुई हमारी आपस की थी, कोई ऐसी बताने की नहीं थी, बट अच्छी बात हुई। नहीं आप मुझे बताइए, पीछे पड़ गए। मैंने कहा मैं भारत के बाहर हूँ, मैं फ़ोन पे ज़्यादा बातें नहीं कर सकता, मैं नहीं करना। बोले अच्छा आप आएंगे तो बात कीजिए आ जगह। मैंने उनसे बात नहीं की, वो नाराज़ हो गए। एक टीवी प्रोग्राम पे कुछ दिन बाद मैंने उनको देखा कि लोगों ने कहा ये 4-5 लोग गए थे मिलने, क्यों गए थे मिलने? तो उन्होंने कहा अरे साहब, एक साहब तो शायद वाइस प्रेसिडेंट
चाहते हैं, दूसरे साहब जो थे वो शायद जो है वो गवर्नर बनना चाहते हैं, और सबका कुछ कह दिया। और मेरे लिए कोई, क्योंकि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, छोटा सा होटेलियर हूँ, तो मेरे बारे में उन्होंने कहा, और वो क्यों गए होंगे? उन्होंने कहा अरे उनको कोई उत्तराखंड में या यूपी में ज़मीन चाहिए होगी होटल बनाने की। अबे कितनी ये लो थिंकिंग। बिल्कुल लो। खैर साहब, मैं जब बच्चा था ना तो हम आदाब कहते थे जी, और बड़े शौक से आदाब कहते थे, और आदाब मुसलमानों को भी कहते थे और नॉन मुस्लिम्स को, और वो भी बड़े उससे हमें कहते। जी जी, हम राम राम हिंदुओं को कहते थे। हमने आदाब को अस्सलाम वालेकुम बना दिया और उन्होंने राम राम को जय श्री राम बना दिया। क्या बात करें आप। तो ये एक तरफा नहीं है, दोनों। हम खुदा हाफिज कहते थे, वो भी हमसे खुदा हाफिज कहते। ये नहीं था कि आपका खुदा है मेरा खुदा है, खुदा खुदा है, खुदा हाफिज। हमने अल्लाह हाफिज बना दिया, उन्होंने कहना बंद कर दिया। कहीं ना कहीं हमें अपनी तरफ भी देखना होगा। बहुत अच्छी आपने बात कही है कि हमें अपनी तरफ भी देखना होगा, अपने रवैयों को भी देखना होगा, और हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसमें अगर कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो करेक्शन की ज़रूरत सब तरफ होती है। अगर दूसरी तरफ हम करेक्शन चाहते हैं तो हमें अपनी तरफ भी करेक्शन की तरफ चलना चाहिए। एक बात जो समाज में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है वो ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमान के साथ आज का माहौल बहुत ख़राब हो गया है, वाकई ख़राब हो गया है। जितना उसको प्रोपगेट किया जा रहा है क्या उतना ही ख़राब हो गया है, या इसमें कितना एलिमेंट ऑफ ट्रूथ है, कितना इसमें एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है। और मैं इसमें आपको एक दूसरी डायमेंशन की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि हमारे इस मुल्क में सेकुलर सियासत, उसमें एक बात पक्की रही है, क्योंकि सेकुलर सियासत में रीढ़ की हड्डी हिंदुस्तान का मुसलमान रहा है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मुसलमान हुकूमत बनाते थे, मुसलमान हुकूमत गिराते थे, ये जाहिलाना बात है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रीढ़ की हड्डी का रोल सेकुलर सियासत में मुसलमानों का एज ए कम्युनिटी रहा है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी का रोल है, तो अगर रीढ़ की हड्डी जो है वो कमज़ोर पड़ जाए तो सारी बिल्डिंग और सारा स्ट्रक्चर ही जो है वो हिल जाएगा अपनी जगह से। इसलिए एक डिटरमिन्ड कंसेंसस बेस्ड ये अटेम्प्ट रहा है अक्रॉस द बोर्ड तमाम सेकुलर पार्टीज का कि एक वक्त में जंग संघ से मुसलमानों की बात न बन जाए, भाजपा से मुसलमानों का ताल्लुक़ कायम नहीं होना चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता किसी ने ताल्लुक़ कायम किया तो या तो उसको दीन से बाहर कर दिया जाएगा, या उसको मातूब कर दिया जाएगा, या उस पर मिल्लत फरोशी का, ज़मीन फरोशी का, बिक गया, इसको गवर्नरशिप चाहिए, उसको फला चाहिए, इस तरह के अनाप शनाप इल्ज़ामात जो हैं वो लगा दिए जाएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम कोई बॉन्डेड लेबर हैं क्या, या हम ज़रख़रीद ग़ुलाम हैं क्या, या हमें अल्लाह ने अक़ल नहीं दी, हमारे पास जीनियस नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम आज़ादाना तौर पर नहीं सोच सकते क्या? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से चलता है, जिसका प्रियम्बल हर हिंदुस्तानी को ये राइट देता है कि राइट टू चूज, तो ये राइट टू चूज में अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करूं और मैं ये सोचूं कि नहीं भाई यहाँ भी ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि इनको छोड़ दीजिए, मगर मैं अपने इस हक का इस्तेमाल करना चाहता हूं कि जब आप मुझे मेरा हक नहीं दे रहे, मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा इस्तेसाल कर रहे हैं, मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और मुझे मेरी लिंचिंग हो रही है, मुझे आपके आसपास में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या मैं थोड़ा सा आज़ादाना सोच के अगर मैं दूसरे से बात ही करना शुरू कर रहा हूँ तो आपकी तरफ से इतनी ताकत लगती है उन लोगों के खिलाफ, आप लोगों को खड़ा कर देते हैं कि ये बात बढ़नी नहीं चाहिए। तो क्या इसके अंदर कोई कैच दिखता है आपको कि मुसलमान कभी भी बीजेपी से की तरफ न बढ़े? देखिए, इसमें दोनों बातें, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ कि ये बहुत गलत फहमी मुसलमानों के दिल में डाली गई जी 70s और 80s में कि आपके वजह वोट के बिना कोई सरकार नहीं बनती। ये बिल्कुल गलत। बिल्कुल। लड़ाई किसकी थी? लड़ाई थी अपर कास्ट की और बैकवर्ड। ठीक है। कभी कोई मुसलमान तो सीएम बनने यूपी बिहार में आया नहीं, कोई पार्टी ऐसी नहीं थी। बने अब्दुल गफूर बने, मगर उनको कांग्रेस ने बनाया, और आमतौर को तो महाराष्ट्र में भी बनाया, मगर कोई मुस्लिम की पार्टी ऐसी नहीं थी जो भाई।
कभी नहीं कभी थी नहीं। भारत में इंडिपेंडेंस के बिल्कुल बाद। बिल्कुल। और हमेशा हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने लीडर एक हिंदू को ही माना। सही बात। और ये जो आपस में कास्ट की लड़ाई हुई, तो स्ट्रैटेजी के तौर पे कास्ट ने ये समझा कि मुसलमानों को अगर पकड़ लोगे तो फिर हिंदू अपर कास्ट के वोट की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और बहुत हद तक ये सफल भी रहा। मुसलमान को इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले और आपसे भी बड़ी दाढ़ी वाले और टोपी वालों को स्टेज पे बैठाना, उनसे स्पीचेस दिलाना, उनको पार्टी के पोस्ट देना, उनको टिकटें बांटना, उनको मंत्री बनाना, मुसलमान समझने लगे कि हमारे बिना तो ये चल ही नहीं सकती सरकार। ये गलत फहमी थी, और वो गलत फहमी मोदी साहब ने आके दूर करी। अब वो एक ऐसा शॉक लगा है, एक ऐसा झटका कि यार हम तो कुछ भी नहीं रहे। अब मुसलमान, अब यकीन मानिए, तैयार है बीजेपी की तरफ जाने के लिए, मगर बीजेपी ना टिकट देती है, ना कोई पोस्ट देती है, ना किसी के हाथ बढ़ाती है। उनके एमपी तो किसी भी जामा मस्जिद में आके स्पीचेस कैंडिडेट नहीं देते, बहुत देते हैं और वोट मिलता है, बहुत से देते नहीं। अब मुसलमान ऐसी स्टेज पे खड़ा है कि उसको एक रहनुमा की जरूरत है। अगर एक तरफ से कहीं उसको जगह नहीं मिलेगी, वो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज जो हिंदू वोट को खोने के डर से बाहर निकल के नहीं आती हैं, साथ नहीं खड़ी होती, आप सही कह रहे हैं, तो वो किसके पास जाएगा? या तो वो किसी मुस्लिम पार्टी के पास जाएगा, या वो फिर बीजेपी के आएगा। कम्युनल पॉलिटिक्स हैज अ इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, एक तरफ से होगी तो दूसरे तरफ से भी होती। आजकल हिंदुस्तान में एक डर है कि यार एक मुसलमान पार्टी बनेगी तो फिर पार्टीशन कर देगी, और वो पहले भी मुसलमानों ने कराया। बदकिस्मती से, जैसे आपने इंट्रोडक्शन मेरा किया, ऐसे तो बहुत से मुसलमान थे जिन्होंने पार्टीशन से पहले कांग्रेस को ज्वाइन करके मुस्लिम लीग से लड़े, और एक नाम नहीं है, इसमें बहुत नाम है, मैं उनका नाम अभी नहीं लूंगा, मगर सिर्फ मौलाना आजाद नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग, और वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हो, बट आज उसकी कोई बात नहीं करता। आपको सबको एक किया जाता है। मेरी आपके जरिए जो आपके सुनने वाले हैं उनको, और जो शायद ऊपर कोई पहुंचा दे बात कि मुसलमान आने को बीजेपी में, मैंने इलेक्शन 6, 7, 8 लड़वाए हैं जी, और एक खुद लड़ा हूं जी, पूरी तरह हारा भी था, मगर मैं ये एक्सपीरियंस से कहता हूं कि अगर हाथ बढ़ाया जाएगा तो हाथ पकड़ने को तैयार है, वो तंग आ चुका है। अगर ये जातियां बंद होनी चाहिए। एक उत्तराखंड में जहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा कि इस सफर में, हालांकि हमारा आज का प्रोग्राम इस बुनियाद पे नहीं है कि मुसलमान बीजेपी में जाए, मुसलमान बीजेपी में ना जाए, मर्जी, लेकिन गुफ्तगू में बात आई है तो बात को उसके अंजाम तक मंतकी तौर पे ले जाना जरूरी है। एक बात जो आप तक भी आती है, हम जैसे लोगों तक भी आती है माशरे में, वो ये आती है कि जिसके कई लोग, पूरी पार्टी नहीं, कई लोग जो हैं जुबान के मामले में, तहजीब के मामले में सतह से इतना नीचे गिर रहे हैं कि उससे कहीं कहीं पर कुरान की तौहीन हो रही है, कहीं पे अल्लाह के रसूल की तौहीन हो रही है। और मैं यहाँ बड़ी जिम्मेदारी से और पूरे होशो हवास में ये कह रहा हूँ कि दुनिया का मुसलमान, लोग तो बहुत जज्बात में होके ये बात कहते हैं, मैं बहुत ठंडेपन से ये बात और बड़ी संजीदगी से ये बात कह रहा हूँ कि कोई कुछ भी कह ले, लेकिन हकीकत ये है कि मुस्लिम नफ्सियात और मुस्लिम साइकी जो है वो एट एनी कॉस्ट अल्लाह के रसूल के और कुरान के बारे में एक भी लफ्ज़ जो है, कोई बात तौहीन का कहे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, और वो बर्दाश्त ख्वाजा इफ्तिखार अहमद को भी नहीं होता जो ये बात कर रहे हैं, और वो बात जो है वो सईद शिरवानी साहब को भी नहीं होती, जायज़ तौर पे बात। लेकिन ये बात ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ कि मैं बहुत ढूंढता हूँ और मैं अपनी कम्युनिटी में खूब कमियां तलाश करता हूँ, उनकी बात भी करता हूँ, उसको लिखता भी हूँ, मुझे कोई नहीं मिलता जो हमारे जो सनातन भाई हैं, सनातन धर्म है, उसके जो स्क्रिप्चर्स हैं,
उसके यहाँ जो देवी देवताओं का 33 करोड़ देवी देवताओं का जो उसके यहाँ कंसेप्ट है, हमारे यहाँ इस पर कोई टीका टिप्पणी करने का हमारे यहाँ कभी कोई रिवाज नहीं है, आज भी नहीं है रिवाज जो है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुसलमान, आपने कहा मुसलमान बढ़ना चाहता है। अभी एक सर्वे हुआ है, प्राइम मिनिस्टर कौन, 24% मुसलमानों ने मोदी जी को प्रेफर किया है टू कंटिन्यू एंड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक तब्दीली तो आ रही है। अगर ये तब्दीली आ रही है तो ये जिम्मेदारी इस जमात की है, इसकी लीडरशिप की है, गवर्नमेंट ऑफ द डे क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी जी की है। हालांकि उन्होंने कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए पिछले दिनों में। उन्होंने कहा था कि कौन रोकता है मुसलमानों को, भर दें आप भाजपा के ऑफिस को जो है। तो आपके तवज्जुह से ये गुजारिश आप खुद करें। देखिए, एक मुसीबत जरूर है जी, जब विजिलेंटे हाँ, यानी जो पार्टी से संबंध हो ना हो, बिल्कुल, लोग जाके कानून को तोड़ के अपने आपसे जाके पूछते हैं, तेरी दुकान कहाँ से आया, तू अपना नाम दिखा। हाँ, आपके नाम पे ऑब्जेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो देखा, जैसे आपने कहा ना, वो फोन पे आते रहते हैं, अब सच है झूठ है, कि रामपुर नाम हटाओ क्योंकि उसमें राम, और उसका था रामपुर का जायका करके रेस्टोरेंट था, और एक बाबा नाम हटाओ क्योंकि तुम मुसलमान। ये जाहिली लोग कर सकते हैं जिनको मालूम नहीं कि बाबा कितने जबानों में क्या क्या मतलब है उसका, और ये ऐसे कर सकते हैं। मगर इनके साथ अगर सरकार एक्शन नहीं लेती, सख्त के साथ रोकती नहीं, तो एक डर उनको भी आता है जो हाथ बढ़ाना चाहते हैं कि भाई इसमें तो आप कम से कम क्या ऐसा नहीं हो सकता, एक सजेशन के तौर पे, कि आप जैसे लोग जो आज आरएसएस के साथ डायलॉग कर रहे हैं, और आपका डायलॉग मुस्तकिल बढ़ रहा है, आपके बढ़ रहे हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है, उम्मीद के मुताबिक कम ज़्यादा हो सकती है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। क्या एक ऐसा ग्रुप फॉर्म नहीं हो सकता जिसमें एक तरफ रिस्पॉन्सिबल्स एंड रिस्पेक्टेबल्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी हो, जो सही सोच के लोग हों, और उसी के साथ साथ जो है हमारे सनातन समाज के भी रिस्पॉन्सिबल रिस्पेक्टेबल्स लोग आए, और वो दोनों मिलकर इस तरह की जो ये एक एक्टिविज्म हो रहा है, और जिसके अंदर ये बदतमीजियाँ हो रही हैं कि आपका नाम पूछ के, आपके ढाबे का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, कोई बेचारा खड़ा हुआ ठेले पे कोई बिरयानी बेच रहा है तो उसके साथ मसला पैदा हो रहा है। तो इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, इनको मिल के रोके, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। क्योंकि ये मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू नहीं है, नहीं, ये मुल्क का सवाल, हमारे मुल्क की साख को दाव पे लगाने वाली बात। क्योंकि आज 1 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है खबर, बिल्कुल, और लोग पूछते हैं। मुझे देखिए सबसे बुरा लगता है अगर मैं विदेश जाता हूँ, जाने का कई बार मौका मिलता है, जी, और अच्छा आप इंडिया से हैं, क्या नाम है, सईद, अरे भाई क्या हाल है मुसलमानों। मुझे दिल गुस्सा आता है, आप मेरा हाल मेरे मुल्क में पूछेंगे, मेरा मुल्क, मैं क्यों अपनी बात करूं। मगर दिल में रात को जब सोता हूं तो एक दुख जरूर होता है जी कि ये पूछा जा रहा है, ये देखा जा रहा है, इसी तरह की खबरें जो है वो जारी, इनको रोकना हमारे देश हित में। और आपने जो सजेशन दिया, मैं तो इसके बहुत कायल हूँ, अगर कम्युनिटी बन जाए दोनों तो ही जाए। मैं तो एक आम आदमी हूँ एक तरीके से, मैं तो अमित शाह साहब को मिलने के लिए इधर उधर कोशिश करता हूँ कि मैं जाके उनसे कहूँ कि आप आज के होम मिनिस्टर हैं, मुझे ये यकीन है कि अगर वो एक फ़ोन सीएम को करते हैं तो सीएम उस पर तवज्जो देगा, उनको करना चाहिए। पीएम अगर बोलते हैं पीएम है, आपने वोट दिया नहीं दिया, आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इतने पावरफुल पोस्ट पे हैं और एक बड़े लीडर माने जाते हैं। उनका एक स्टेटमेंट हर जगह जाता है और हर जगह लोगों पे असर करता है, उनके चाहने वालों पे ज़्यादा असर करता है कि भाई अब ये सरकार इशारे करती है और गवर्नमेंट ऑफिसर उन इशारों को फॉलो करता है। बड़े तेज़ कौम होती है ये हमारी, जो बाबू कौम है या पुलिस कौम है, ये समझती है कि सरकार का रुख किस तरफ है या सरकार क्या जा रही है। तो ये ज़रा सी कमी मुझे महसूस होती है, वरना मैं पूरा यकीन के साथ आपसे कहता हूँ आज मुसलमान ऐसे खड़ा हुआ है कि ज़रा सा आप हाथ बढ़ाओ, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साहब। अच्छा, अब हमने बीजेपी पे आरएसएस पे काफ़ी बात कर ली और मैं थोड़ी सी बात आपसे सेकुलर सियासत पे भी करना चाहूँ जी कि प्रोग्राम में एक तवाज़ुन, एक बैलेंस रहना चाहिए, एक तरफ नहीं झुकना चाहिए। बिल्कुल। हिंदुस्तान का मुसलमान आंख बंद करके
47 के बाद से आज तक सेकुलर सियासत के साथ खड़ा रहा है, आज भी खड़ा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उसके अंदर उसको ये लगता है कि यही मेरे अपने हैं, यही मेरे साथ खड़े हों, यही मुझे मुश्किल में बचाएंगे। लेकिन आज के माहौल में वो चैलेंज सेकुलर सियासत के सामने आ चुका। कई ऐसी वारदातें हो रही हैं जिन वारदातों में बीजेपी से, आरएसएस से या इन संगठनों से उसका ताल्लुक लगभग ना के बराबर है, और उधर उसके रिश्ते हैं, गहरे हैं, जो एक सदी से ज़्यादा पर मुहित हैं, और उसके ताल्लुकात ऐसे हैं कि निजी हैसियत के भी हैं और पब्लिक हैसियत के भी हैं और सरकारी और गैर सरकारी हर तरह के ताल्लुकात। 24 घंटे के साथ का रिश्ता है। एक साहब से मैंने कभी पूछा था कि कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में क्या फ़र्क है, तो मुझे बड़े जिम्मेदार थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुझे को ओनरशिप का एहसास होता है। मैं बात कर रहा हूँ 83 की, और दूसरी जगह जब मैं जाता हूँ तो मैं ऐसा टेनेंट अपने आप को महसूस करता हूँ जिसके पास रेंट डीड भी नहीं होता। ये इमोशनल फीलिंग थी, ये सेंटिमेंट मुसलमानों का सेकुलर सियासत के लिए रहा। लेकिन कैसे कैसे फसादात हुए, कैसे कैसे हालात बने, कैसे कैसे ज्यादतियाँ हुई, मुसलमान एजुकेशन में कहाँ गया, एम्प्लॉयमेंट में कहाँ आ गया, ये जगह जगह पे जो है बैकवर्डनेस जो है, सच्चर कमेटी ने अपना कार्ड खुद ही बनाकर अपने आप के सामने रख दिया कि हम इतने सालों में हम ये आपको दे पाए, ये कर पाए। हमें ये समझना है आपसे कि आज, दरमियान में मैं उस तरफ लेकर भी गया था आपको, आज जब कहीं मुसलमान ठेले वाले के साथ, सफ़र करने वाले के साथ, मुलाजमत करने वाले के साथ, कारोबार करने वाले के साथ, या किसी और वर्किंग या नॉन वर्किंग सिचुएशन, कोई सरफरापन दिखाता है और दाढ़ी नोचता है, मस्जिद के मीनार पे चढ़ जाता है, मस्जिद की बेहुरमती करता है, मैं इसको सरफिरा मानता हूं। इस सरफिरे का कि जब ये हो रहा होता है तो वो जो मुतासिर होता है वो इधर देख रहा होता है, उधर देख रहा होता है, पीछे देख रहा होता है, आगे देख रहा होता है, और वो सोचता है कि वो जिसकी वजह से मैं पिट रहा हूं, मेरा जुर्म यही तो है कि मैं उसका हूं, मगर वो मेरा नहीं है। मैं ये फीलिंग एक आम मुसलमान में रस रही है आहिस्ता आहिस्ता कि मैं जब ज़रूरत मुझे होती है तो मेरे इर्द गिर्द, क्या ये मुझे कहीं आसपास भी नहीं दिखता, बल्कि अब तो मुझसे ये कहता है कि भाई आप तो थोड़ा पीछे रहो, आप तो हो ही ना हमारे साथ, मगर आपके आगे आने से, आपको अब गाड़ी वाले को स्टेज पे बिठाने से बड़ा मामला मेरा ख़राब होता है। ये जो सियासत आई है, ये जो ज्यादती है, उसके साथ में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान में ये फीलिंग जो दी जा रही है उसको कि तुम मेरी दाएं जेब में पड़े हो, तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम कोई आज़ाद फैसला कर सकते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ और आपसे उसको आप पे जवाब चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि ये जो एक थॉट प्रोसेस में मुसलमान के उधर से बेजारी और इधर से जोड़, अभी जोड़ की तरफ मुसलमान बढ़ा नहीं है, इधर भी ये जो बीच की कैफियत है जो सेकुलर सियासत से मुसलमान को दूर ले जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और इधर कैसे जोड़ हो उसके लिए ज़मीन बन रही है, इसको कैसे इसमें पुल साजी हो, वो काम जो आप लोग कर रहे हैं वो पुल साजी में थोड़ा सा उसको अगर आप और ज़्यादा उसको गति दें तो मैं समझता हूँ कि सेकुलर सियासतदानों की समझ में ये आना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारी दाएं या बाएं जेब में पड़ा हुआ गुलाम नहीं है, और दूसरों को ये एहसास होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान का शहरी है, इसके साथ अदल होना चाहिए, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए, इसके ठेले हों या इसका कारोबार हो, इसका धंधा हो, इसकी दुकान हो, इसकी यूनिवर्सिटी हो, इसका कॉलेज हो, कुछ भी हो, इसको उसी नज़र से देखा जाना चाहिए जिस नज़र से किसी और को देखा जाता है।
और साहब ऐसा है कि वोट वो माना जाता है जिसकी गिनती हो, और अगर आपकी वोट की गिनती नहीं है, अहमियत ही नहीं है, तो आपका वोट देने के बाद भी वोट नहीं रहता। ठीक है। हमारी कौम की बदकिस्मती ये है कि ये जो माहौल आज है ना, ये इसलिए नहीं कि कोई पार्टी कुछ की आइडियोलॉजी है, किसी और की कुछ और है, इसलिए है कि कहीं ना कहीं हिंदू कौम का मन बदला है। और हिंदू कौम का मन क्यों बदला है, ये मुसलमानों को सोचना चाहिए। उन इलाकों में जहां मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, क्या वो सेकुलर हैं? क्या वो ख्याल रखते हैं अपने हिंदू, सिख या क्रिश्चियन भाइयों का? क्या वो देखते हैं कि उनके जब बड़ा सवाल उठा त्यौहार आ रहे हैं या उनके जो दिन है, कुछ उनके साथ मिलते हैं, खड़े रहते हैं साथ में जी, या वो अपनी ही दुनिया में क्योंकि तादाद ज़्यादा है? ये एक सवाल, मुसलमानों की भी बहुत गलतियां हुई हैं, उनको ये सवाल पूछना पड़ेगा। दूसरा, सेकुलर पार्टी आज घबराती है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं खुल के किसी हिंदू मुस्लिम विषय पे बोलूं तो मेरा हिंदू वोट जो बचा कुचा है वो नाराज है। मगर वो हिंदू आप सही बात बोले उसके लिए खड़े हो, क्यों नाराज होगा? मैं तो हिंदू को हमेशा सेकुलर समझता हूँ। बिल्कुल सही। ज्यादातर हिंदुस्तान वही होगा जो इसकी हिंदू कौम चाहेगी, क्योंकि उनकी तादाद इतनी ज्यादा है। ठीक बात। मैं आज भी बहुत से हिंदुओं को ज्यादा तादाद में एक सेकुलर मानता हूँ। और अगर आपके साथ जाति हो रही है जैसे उत्तराखंड में हुई, तो कितने हिंदुओं ने खड़े होकर साथ दिया, उत्तराखंड में साथ दिया उस ये बड़ी लड़के का। ये बात बहुत कही जाती है और राइटली कही जाती है कि जब भी हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ या माइनॉरिटीज के साथ कोई ज्यादती की कोई वारदात होती है तो उसमें उसको लड़ने वाले हमेशा हिंदू सिविल सोसाइटी के लोग ही हो। ये कहा जाता है और ये सच है। मगर ये एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जिसका संवैधानिक हक है, जो का ड्यूटी है कि ऐसी वारदातों को रोके, वो ढील अगर देता है या देखे हुए महसूस किया जाता है तो फिर वो कहाँ जाए? वो इधर भी नहीं जा सकता, उधर। मगर जो आपने एंड में बात की कि 24% सर्वे जो आपने भी है, तो ये क्यों हो रहा है? ये उन लोगों से निराश होके हो रहा है जो सेक्युलर सियासत करते हैं, इसलिए हो रहा है। इनको फिक्र होनी चाहिए कि ये कहाँ जा रहे हैं, मगर मुसीबत ये है कि जाएं कहाँ। ये आज ऐसे कौम फील कर रही है। ऐसा बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े खुल के बात की, बड़ी दिल से बात की। और मेरी कोशिश ये रही कि आज के हालात में जो कुछ भी अच्छा है बुरा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सब बातें गुफ्तगू में, बातचीत में आ जाएं। और आज की गुफ्तगू से एक आम हिंदुस्तानी को, आम मुसलमान को यकीनन कुछ ऐसा मिला होगा जिससे कि जो बुनियादी सवाल है बिहेवियरल पैटर्न का, कंडक्ट का, रवैयों का, रुझानात का, उसमें एक कहीं ना कहीं एक सेल्फ एनालिसिस आएगी और किस तरीके से हम उसका इंट्रोस्पेक्शन करके उसको बेटर बना सकते हैं। आज की गुफ्तगू से उसमें हमें मदद मिलेगी। आपके आने का बहुत शुक्रिया और ईमानदाराना गुफ्तगू करने के लिए आपको दिली मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक बात बस कहना चाहता हूँ, ये मीटिंग ऑफ माइंड्स जो आपने शुरू किया है जी, आपको बहुत मुबारक हो। मेरी दिली दुआ है ये और आगे बढ़े और लोग इसको सुने और अपनी अपनी बातें रखें आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये एक वक्त है, ये वक्त बेहतर होगा और हिंदुस्तान की तरक्की होगी। हम एक तरफ मुल्क, पूरी दुनिया में हम वो अपना नाम कमाएंगे जो हमें कमाना चाहिए और जो हमारे पे टैलेंट है कमाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ कि मेरा वतन अजीम बने और इसकी अजमतों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो, क्योंकि इसकी अजमत से ही मेरी अजमत बंधी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया।